हमारे चैनल एजुएन वायर में आपका स्वागत है। मैं जया। हम लोग प्राचीन भारत की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने कल देखा था मौर्य साम्राज्य का प्रथम खंड यानी खंड प्रथम में हमने देखा था कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक मौर्य साम्राज्य में होते हैं और उनसे जुड़ी क्या क्या विशेषताएं थी जहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक आपने वह खंड नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, उसके बाद इसे देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी ढंग से समझ में आएंगी, क्योंकि एक के बाद चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो यहाँ से हम लोग मौर्य प्रशासन के संबंध में बात करेंगे और मौर्यों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य था और इस इतने बड़े साम्राज्य का किस प्रकार से प्रशासन चलाया जाता था तथा उस समय सामाजिक स्थिति किस प्रकार थी। तो दासों की सामाजिक स्थिति, आम जनों की सामाजिक स्थिति तथा इसी के साथ चर्चा करेंगे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति किस प्रकार थी। तो इस खंड में हम लोग ये देखेंगे तथा इसका अगला खंड आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से स्तूप, भवन और जो अशोक ने शिलालेख लिखवाए हैं उनसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं मौर्य प्रशासन के संदर्भ में। मौर्य प्रशासन यह राजतंत्रात्मक प्रशासन है। जब हम महाजनपद काल देख रहे थे वहां पर हमने देखा था कुछ राज्य गणतंत्र भी थे, लेकिन मौर्य प्रशासन राजतंत्रात्मक था। तो जैसा कि राजतंत्रात्मक प्रशासन में जो प्रमुख होता है वो राजा ही होता है और उस काल में यानी कि मौर्यों के काल में जो प्रधानमंत्री थे यानी कि जो प्रमुख मंत्री होते थे उनको अमात्य कहा जाता था तथा इन अमात्यों की सहायता के लिए कुछ राज्य अधिकारी थे जिनको तीर्थ कह के संबोधित किया जाता था। तो राजा ही केंद्र बिंदु में था, यानी कि राजा के पास ही सारी शक्तियां निहित होती थी। हालांकि राजा निरंकुश ना हो इसका पूरा ध्यान रखा गया, क्योंकि मौर्य प्रशासन एक लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चलाया जाता था, यानी कि लोगों का, प्रजा का पूर्णतः ध्यान रखा जाता था इस प्रशासन में। लेकिन फिर भी राजा ही केंद्र में था और सभी न्यायिक शक्ति राजा के हाथ में ही निहित थी। तो राजा जो है इसका प्रमुख होता है, यानी कि प्रशासन का प्रमुख जो है वो राजा होगा। इन राजा के नीचे यानी राजा की सहायता के लिए अमात्य थे। इन अमात्यों में से प्रमुख जो था वो प्रधानमंत्री था। और आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इस राज्य की स्थापना की तो उनका प्रधानमंत्री कौटिल्य हुआ, यानी कि जो इनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और उन्होंने ही पढ़ा लिखा के इनको जो है राजा बनाया था। तो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर उस समय कौटिल्य ही विराजमान थे और बाकी अमात्य भी राजा की सहायता के लिए बनाए गए थे। माफी चाहती हूँ। तथा अन्य तीर्थ कौन थे? तो ये राज्य अधिकारी थे। जैसे वर्तमान समय में आप देखते हैं कि जो केंद्र में अधिकारी हैं या फिर राज्य व्यवस्था के लिए राज्य के अधिकारी बनाए गए हैं, उन्हीं अधिकारियों को हम तीर्थ के नाम से संबोधित करते हैं। तो मौर्य प्रशासन में 18 प्रकार के तीर्थों का वर्णन मिलता है, वो हम आगे देखेंगे। और इन तीर्थों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो अर्थशास्त्र में, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र की रचना की तो यह अर्थशास्त्र किसके बारे में बताता है? तो ये मौर्य प्रशासन के संबंध में जानकारी देता है। तो यहाँ से अर्थशास्त्र से 18 तीर्थों का वर्णन प्राप्त हुआ। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सप्तांग विचारधारा दी है, यानी सप्तांग सिद्धांत दिया है। ये सप्तांग सिद्धांत मौर्य प्रशासन की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में दिए गए कि कौन कौन सी 7 चीजें आवश्यक हैं साम्राज्य को चलाने के लिए, और इस साम्राज्य को चलाने में जो चीजें आवश्यक हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। जैसे राजा जो कि सिर की भांति कार्य करेगा, यानी सोचने समझने, न्यायिक शक्ति, ये सब किसके हाथ में निहित होगी? राजा के हाथ में। अमात्य जो है उसकी देखभाल करेंगे, यानी कि किसी प्रकार से राजा निरंकुश ना हो पाए। तो ये किस प्रकार से कार्य करेंगे? जिस प्रकार से हमारी आंखें निरीक्षण करती हैं, ठीक उसी प्रकार से अमात्य जो है आंखों के रूप में कार्य करेंगे। जनपद जो है ये जंघा के रूप में, दुर्ग बाण होगी, यानी दुर्ग होंगे, शक्तिशाली दुर्ग होंगे। तो हम जैसे हमारी बाहें शक्तिशाली होती है तो हम कार्य कर पाते हैं, ठीक इसी प्रकार से अगर शक्तिशाली दुर्ग होंगे हमारे पास तो राजा आसानी से कार्य कर पाएगा, यानी कि प्रशासन
अच्छे ढंग से चल पाएगा। कोष को मुख की संज्ञा दी गई, दंड बल और सेना इसको मस्तिष्क की संज्ञा दी गई तथा मित्र को कान की संज्ञा दी गई। तो यहाँ से आप ये बहुत आवश्यक तो नहीं कि आप इसको सभी को याद रखें, लेकिन एक बार इस पर दृष्टि अवश्य डाल लेंगे। तो ये सप्तांग सिद्धांत की जो विचारधारा आपको मिलती है ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। तो अभी तक आपने क्या देखा, मौर्य प्रशासन का प्रमुख कौन है, राजा, उसके सहायता के लिए अमात्य हैं और ये राज्य अधिकारी जो है ये तीर्थ कहलाते हैं, ये भी राजा की सहायता के लिए ही थे। बाकी ये सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त हुआ, जहाँ पे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड बल, सेना और मित्र ये सब जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत का भाग है। इसके बाद मौर्य प्रशासन को जो है कई स्तर में बांटा गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि आज वर्तमान समय में भी हम क्या करते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है हम सत्ता को एक मतलब बांट देते हैं। जैसे केंद्र स्तर पर सत्ता है, उसके बाद राज्य स्तर पर है, फिर राज्य स्तर के बाद जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर और उसके बाद ग्राम स्तर पर। इस प्रकार से विकेंद्रीकरण करने से प्रशासन को चलाने में सहायता मिलती है और इसको आसान होता है चलाना, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से मौर्य प्रशासन में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। इस विकेंद्रीकरण में जो मुख्य थे वो कौन था, तो सबसे पहले केंद्र, जिसको आप राष्ट्र समझ सकते हैं, यानी कि पूरा केंद्र जो है, केंद्र में किसकी सत्ता है, तो राजा की। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रों को किसमें, केंद्र के अंतर्गत कौन आते थे, तो प्रांत, यानी केंद्र को, राष्ट्र को प्रांत में बांटा गया था। इन प्रांतों की संख्या 5 बताई गई, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल तक यह 5 प्रांत नहीं थे, बल्कि ये 4 प्रांत थे। लेकिन अशोक ने जब 261 में युद्ध किया कलिंग के साथ और फिर कलिंग को जीत लेता है, तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछेगा चंद्रगुप्त के शासनकाल में कितने प्रांत थे, तो वो 4 थे, लेकिन अशोक के शासनकाल में 5 प्रांत थे। ठीक है, तो यहाँ से 5 प्रांत थे और इन प्रांत के नीचे मंडल थे। मंडलों को आहार में, आहार को स्थानीय में, स्थानीय को द्रोणमुख में और द्रोणमुख को खरवाटिक में तथा खरवाटिक को संग्रहण और संग्रहण के नीचे गांव थे। अब आपको ये वाले आप एक बार को छोड़ सकते हैं, आहार, स्थानीय, द्रोणमुख, खरवाटिक और संग्रहण, इनको छोड़ दें तो आप ये मोटी हेडिंग के रूप में याद रखेंगे कि केंद्र को प्रांत में बांटा गया था, प्रांतों को मंडल में और मंडल को गांव में। ये बीच वाला अगर आप एक बार स्किप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, वैसे एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो केंद्र, प्रांत के नीचे मंडल, मंडल के नीचे गांव है। अब केंद्र के अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो केंद्र को में तो राजा ही शासन करता था, यानी केंद्र में राजा था अधिकारी के रूप में, और इसके केंद्र के नीचे कौन थे, प्रांत। तो प्रांतों का शासन राजा डायरेक्ट नहीं देखता था, ये राजा के अधीन नहीं थे डायरेक्ट, ये किसके अधीन थे, तो राजा के पुत्र जो कुमार होते थे उनको इसका संचालन करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। तो प्रांत, जो 5 प्रांत थे उसमें राजा के पुत्र कुमार के रूप में, मतलब कुमार एक अधिकारी के रूप में थे उस समय, तो कुमार के रूप में ये शासन प्रणाली को संभालते थे। प्रांतों के नीचे मंडल थे और मंडल का अधिकारी प्रदेष्टा या फिर प्रादेशिक कहलाता था। और यहाँ से आप देखेंगे गांव, तो गांव का अधिकारी ग्रामीणी कहलाता था। अब ये जो बीच में आप देख रहे हैं मंडल के नीचे आहार थे, इसका अधिकारी विषयपति होता था या फिर स्थानिक कहते थे। और स्थानीय जो थे ये 800 ग्रामों का समूह था, द्रोणमुख 400 गांवों का समूह था, खरवाटिक 200 गांवों का और संग्रहण 10 गांवों का। तो इस प्रकार से आप देखेंगे केंद्र, प्रांत, मंडल और गांव, ये 4 आप एक ग्रुप में याद करिए, इसको एक ग्रुप में रख लीजिए। ठीक है, यहाँ से मौर्य प्रशासन के स्तरीय खंडों के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रमुख 5 प्रांत दिए हुए हैं, ये 5 प्रांत यानी राष्ट्र को 5 प्रांतों में बांटा गया था। ये 5 प्रांत कौन कौन से थे, तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची, अवंती और कलिंग।
कलिंग बाद में अशोक के समय में शामिल होता है। मुख्य रूप से ये 4 प्रांत थे। तो उत्तरापथ जो है इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और आप जानते हैं कि तक्षशिला जो है एक बहुत ही प्रमुख शिक्षा केंद्र हुआ करता था और चंद्रगुप्त मौर्य को यहीं पर शिक्षा प्राप्त हुई थी। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी तथा दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। प्राची, जिसको हम मध्य देश के नाम से भी जानते हैं, ये इस प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी और जो मौर्यों की राजधानी थी वो भी पाटलिपुत्र थी। अर्थात एक तरह का केंद्र बिंदु प्राची ही था, यहीं से मौर्य प्रशासन चलाया जाता था। तो प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी और अवंती की राजधानी उज्जैनी, जो वर्तमान में उज्जैन के नाम से जानी जाती है। तथा कलिंग की राजधानी तोसली थी और इसको अशोक ने अपने राज्य में शामिल किया। इस प्रकार से आप प्रांत समझ गए, मौर्य प्रशासन के स्थानीय खंडों के बारे में आप समझ गए और मौर्य प्रशासन में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए और कौन प्रमुख अधिकारी थे, इनके संदर्भ में आपने देख लिया है। अब देखें, जो प्रमुख अधिकारी यहाँ पर आप देख रहे थे, जो 18 तीर्थ थे और कुछ राज्य अध्यक्ष भी थे, उनके बारे में देखें तो समाहर्ता कौन होता था? समाहर्ता जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, क्योंकि टैक्स ही जो राजा की आय का साधन होता है और उस समय टैक्स के रूप में जो कृषि से होने वाली आय थी, यानी कृषि से होने वाला अन्न या फिर उससे होने वाली आय जिस भी प्रकार से हो वही प्राप्त होती थी। तो समाहर्ता क्या करता था? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, यानी कि टैक्स का प्रमुख था। उसके बाद संविधाता कौन था? ये राजकीय कोषाध्यक्ष था। और प्रदेष्टा जो फौजदारी मामलों का प्रमुख होता था। फौजदारी मामले वे मामले होते हैं जो खून, कत्ल, हत्या इस प्रकार की चीजों से संदर्भित होते हैं, वे मामले फौजदारी मामले कहलाते हैं। तो इनका प्रमुख कौन था? प्रदेष्टा। एक तरह से आप इसको जिलाधिकारी भी समझ सकते हैं। कर्मातिक उद्योग एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक, यानी जो भी उद्योग चलाए जाते थे। वैसे तो अगर आपसे पूछेगा कि मौर्य प्रशासन का सबसे प्रमुख उद्योग क्या था, तो वस्त्र उद्योग था। यहाँ पर बहुत अच्छे वस्त्र बनाए जाते थे और फिर वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। तो इस प्रकार से प्रमुख उद्योग उस समय वस्त्र उद्योग था। तो कर्मातिक क्या करते थे? उद्योग और कारखानों का प्रधान निरीक्षक जो था वो कर्मातिक कहलाता था। अंतर्वेशिक जो थे वो सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। और अर्टाविक जो वन विभाग का अधिकारी था उसको अर्टाविक कहा गया। तथा सीता अध्यक्ष जो सरकारी भूमि का निरीक्षण करता था, यानी उसका रखरखाव करता था, उस अधिकारी को सीता अध्यक्ष के नाम से जाना गया। तथा अक्षपटला अध्यक्ष, महालेखाकार को अक्षपटला अध्यक्ष कहा गया। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हैं, जैसे सेनापति है और पुरोहित है। ये सब साधारण चीजें हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि पुरोहित है तो वो धर्म संबंधी कार्य कराएगा और सेनापति है तो सेना को संभालेगा। इस प्रकार की चीजों को स्किप कर दिया है। जो ऐसे वर्ड थे जो कि नॉर्मल आपकी समझ में नहीं आएंगे, उसको मैंने यहाँ पे पेन डाउन किया है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते आए हैं। इसके बाद सैन्य व्यवस्था की बात करें तो कहा जाता है कि मौर्य प्रशासन में बहुत अच्छी सैन्य व्यवस्था थी। उसी सैन्य व्यवस्था के आधार पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने बड़े साम्राज्य की नींव डाली। यानी कि जो वर्तमान भारत आप देख रहे हैं, इस वर्तमान भारत से भी बड़े भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। तो इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए उसके पास बहुत ही अच्छी सेना थी और सेना को संभालने वाले अच्छे अधिकारी भी थे। इस प्रकार से मौर्य प्रशासन बहुत ही अच्छे से रन कर रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे कि सैन्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे 4 प्रकार की सैन्य व्यवस्था की बात की गई, जिसको कौटिल्य ने चतुरांगन के नाम से संबोधित किया है। इसमें पैदल, घोड़ा, हाथी और रथ, यानी कि सभी प्रकार के जो है सैन्य संबंधी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कहा जाता है कि पैदल सैनिकों की संख्या लगभग 6 लाख थी, 50,000 घोड़े थे, 9,000 हाथी थे और 800 रथ थे। इस प्रकार से विदेशी इतिहासकारों ने कहा कि इतनी बड़ी सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला था, अर्थात पूरे भारत पर उसने साम्राज्य स्थापित कर लिया था और वह चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाना जाता था। जस्टिस ने तो यहाँ तक कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को
डाकुओं के गिरोह की संज्ञा दी कि इतनी बड़ी सेना थी और इतना उसका संचालन इतना अच्छा था कि वो जो है डाकुओं की तरह सभी राज्यों को जीतते चले गए। तो ये बातें जस्टिन ने कही है, विदेशी इतिहासकारों ने अपने हिसाब से चीजों को प्रस्तुत किया है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि सैन्य व्यवस्था बहुत ही सशक्त थी। उसके बाद न्याय व्यवस्था की बात करें, कोई भी राज्य अगर लंबे समय तक चलता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ असाधारण चीजें होती हैं। अगर न्याय व्यवस्था सही नहीं होगी तो प्रजा जरूर विद्रोह पर उतर आएगी, लेकिन मौर्य प्रशासन में आप कहीं पर भी जनता का विद्रोह नहीं देखते हैं। तो क्योंकि इसका कारण था कि उस समय सैन्य व्यवस्था के साथ साथ न्याय व्यवस्था भी बहुत उत्तम कोटि की थी। तो यहाँ पे न्याय व्यवस्था की चर्चा की जाए तो न्यायालय दो प्रकार के होते थे। इसमें से प्रथम न्यायालय को धर्मस्थीय न्यायालय और द्वितीय न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय के नाम से जानते हैं। तो ये जो धर्मस्थीय न्यायालय थे वो दीवानी मामले देखते थे। दीवानी मामले जैसे विवाह संबंधी कोई विवाद हुआ, स्त्री धन से संबंधित कोई विवाद हुआ या फिर जमीन जायदाद से संबंधित, लेकिन ऐसे विवाद ना हो जिसमें कि हत्या हो, किसी की खून खराबा हो, इस प्रकार के जो है मामले दीवानी मामलों में नहीं आते थे। दीवानी मामलों में ऐसे मामले जो लिखा पढ़ी से संबंधित है या फिर किसी नॉर्मल विवाद से संबंधित है जिनको आसानी से सुलझाया जा सकता है, ये इस धर्मस्थीय न्यायालय में आते थे। और कंटक शोधन न्यायालय में फौजदारी मामले देखे जाते थे। इसके बाद इस पूरे प्रशासन को चलाने के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था रखी गई थी। गुप्तचरों का सहयोग इसलिए लिया जाता था क्योंकि ताकि यह पता चलता रहे कि कोई हमारे प्रति विद्रोह तो नहीं करने वाला है या फिर इस तरह की जनता के प्रति किसी प्रकार का, जनता के मन में किसी प्रकार का विद्रोह तो नहीं पनप रहा है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए गुप्तचर व्यवस्था बनाई गई थी और गुप्तचरों का सहारा लिया जाता था। तो मौर्य प्रशासन में गुप्तचर दो प्रकार के हुए, यानी कि एक तो संस्था जिसको कहा जाता है और दूसरा संचार। संस्था वे गुप्तचर कहलाते थे जो कि एक जगह पर रहकर ही अपना कार्य करते थे, वे संस्था के अंतर्गत आते थे। और संचार जो घूम घूम करके जगह जगह जाते थे, लोगों के बीच में लोगों से पता करते थे और या फिर किसी राजा के संपर्क में रहते थे और फिर उसकी अंदरूनी बातों को पता करते थे, तो वो संचार के अंतर्गत आते थे। इन गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये लोग गूढ़ पुरुष कहलाए, गूढ़ पुरुष कहलाए। और ये जो विभाग है गुप्तचर विभाग, इसको महामात्य सर्प कहा गया। ये महामात्य सर्प जो है इस विभाग का नाम है, गुप्तचर विभाग का। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के स्रोत भी के दो आधार वही अर्थात कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मैग्नेस्थीज की इंडिका है। तो यहाँ पर अगर बात करें मैग्नेस्थीज की, तो मैग्नेस्थीज ने समाज को 7 भागों में बांटा, यानी कि उसने कहा कि समाज 7 भागों में बटा हुआ था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद के रूप में ये समाज को बांटता है। लेकिन कौटिल्य ने, जैसा कि भारतीय समाज वर्तमान स्थितियों में भी बटा हुआ है, यानी कि 4 खंडों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र की चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में की गई है। हालांकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहकर संबोधित किया गया क्योंकि यहाँ पर शूद्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। कृषि ही जो थी राजस्व विभाग का प्रमुख आधार थी, यानी कृषि कार्य ही महत्वपूर्ण था और उस कृषि में बड़े पैमाने पर शूद्रों से कार्य लिया जाता था। तो शूद्रों की स्थिति इतनी भी दयनीय नहीं थी जितनी और काल में देखते हैं। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में शूद्रों को भी आर्य कहकर संबोधित किया है। तथा यहाँ पर दासों की बात करें तो 9 प्रकार के दासों का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है और ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया, इसमें से सर्वाधिक दासों से जो है कृषि कार्य लिया जाता था, यानी कि कृषि संबंधित कार्य में ये लोग संलग्न थे। लेकिन मैग्नेस्थीज ने इंडिका में कहा कि भारतीय समाज में कहीं पर भी दास व्यवस्था व्याप्त नहीं थी, यानी कि गुलामी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन छोटे कार्यों को करने के लिए कौटिल्य ने यहाँ पर
वर्णित किया है कि दास थे। तो यहाँ पर जो दास मैग्नेस्थीज देखता है यूरोप में किस प्रकार से उनकी सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय होती है, उस प्रकार की दासों की व्यवस्था उसे भारतीय समाज में दिखाई नहीं देती है, इसलिए वो यहाँ पर दासों का वर्णन नहीं करता है। लेकिन भारतीय समाज में कौटिल्य ने दासों की व्यवस्था का वर्णन किया है, और अशोक ने भी अपने शिलालेखों में कर्मकार और दासों का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से दास व्यवस्था व्याप्त तो थी, लेकिन विदेशी लेखकों के अनुसार वह व्याप्त नहीं थी। अब स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो कोई भी समाज अगर उन्नत है तो उसमें स्त्रियों की स्थिति भी कहीं ना कहीं उन्नत होगी, क्योंकि समाज में स्त्री और पुरुष अधिक बराबर का अधिकार रखते हैं। तो इस प्रकार से स्त्रियों की स्थिति पर भी चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखें, अन्य काल की अपेक्षा मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति ठीक ठाक थी, अत्यंत दयनीय नहीं थी। यहाँ पर पुनर्विवाह का प्रचलन था, नियोग की भी अनुमति स्त्रियों को प्राप्त थी, तथा तलाक स्त्री और पुरुष दोनों ही तलाक ले सकते थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में तलाक को मोक्ष कहकर संबोधित किया है, यानी कि मोक्ष प्राप्ति हो गई अगर किसी को किसी से अलग होना है। तो इस प्रकार से तलाक की व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है, तथा विधवा विवाह का भी प्रचलन था। तो ये सब व्यवस्थाएं एक तरह से स्त्रियों की स्थिति को उन्नत करने में मददगार थी। लेकिन जब आप कुछ और चीजों पर दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे इतनी भी उन्नत स्थिति नहीं थी जितने की आशा की जाती है। वैश्यावृत्ति अभी भी समाज में व्याप्त थी, और वैश्याओं को रूप जीवा भी कहा गया है। इन वैश्याओं का संबंध जो है कौटिल्य ने कहीं ना कहीं इन वैश्याओं से राष्ट्र हित में भी कार्य लिया है, यानी इनका उपयोग गूढ़ पुरुष के रूप में अर्थात गुप्तचर के रूप में भी उस काल में किया जाता था। कुछ भी हो, लेकिन वैश्यावृत्ति व्याप्त थी, और इन वैश्याओं को रूप जीवा कहा जाता था। जो वैश्याओं का निरीक्षण करने वाली महिला होती थी उसको गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। तथा यूनानी लेखकों ने अपने लेखों में ये बताया है कि सैनिकों की विधवाएं जो थी वे सती हो जाती थी। तो सती प्रथा का वर्णन यहाँ पर तो मिलता है, यानी विदेशी लेखक सती प्रथा का वर्णन देते हैं, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहीं पर भी सती प्रथा का वर्णन व्याप्त नहीं है। आगे बढ़े और देखें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के आधार पर, तो किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था ही उसकी रीढ़ होती है, यानी कि अगर अर्थव्यवस्था उन्नत है तो समाज अपने आप ही उन्नत होगा। तो यहाँ पे बात करें तो प्रमुख साधन क्या था? मूल रूप से प्रमुख साधन तो कृषि ही था, लेकिन इसके साथ ही पशुपालन और व्यापार भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। और व्यापार की बात करें तो आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, समुद्री व्यापार, सभी प्रकार के प्रमाण मौर्य काल में मिलते हैं। तो मिस्र को सीप, मोती, वस्त्र, इस प्रकार की चीजें निर्यात की जाती थी। तो व्यापार एक प्रमुख अंग था अर्थव्यवस्था का। कौटिल्य ने 4 प्रकार की कृषि भूमि का वर्णन किया है। इसमें से ये 4 प्रकार की कृषि भूमि कौन कौन सी थी? तो कृष्ट अर्थात जुती हुई भूमि जिस पर जुताई की जाती थी, आकृष्ट जो बिना जुती हुई भूमि थी, स्थल जो ऊंची भूमि थी, व अदेवमात्रक ऐसी भूमि जो बिना वर्षा के भी जहाँ पर अच्छी खेती होती थी, यानी जिसमें नमी बरकरार रहती थी, वर्षा ना भी हुए एक बार को तो उपज अच्छी खासी होती थी, ऐसी भूमि को अदेवमात्रक भूमि के नाम से जाना गया। तथा भूमि का ही प्रमुख स्रोत था, और इस 1/4 से लेकर 1/6 तक जो है भूमि कर प्राप्त किया जाता था। प्रमुख व्यापारिक संगठनों की बात करें तो ये जो श्रेणी है ये शिल्पियों का संगठन थी। जो भी शिल्पी थे उनके एक संगठन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी के रूप में संदर्भित करते हैं। तथा निगम व्यापारियों का संगठन था। संघ जो देनदार या महाजन होते थे उनका संगठन संघ कहलाता था। तो इस प्रकार से 3 व्यापारिक संगठनों को आप याद रखेंगे। श्रेणी जो कि शिल्पियों का संगठन है, निगम जो व्यापारियों का संगठन है, और संघ जो देवदार या महाजनों का संगठन है। आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों की चर्चा की गई है, दोनों के प्रमाण मिले हैं। और ये जो व्यापार होता था ये पश्चिमी भारत में जो प्रमुख बंदरगाह था भरूच, वहां से व्यापार किया जाता था, बाह्य व्यापार। तो पश्चिम भारत में जो बंदरगाह मौर्य काल में उपयोग में लिया जाता था उसको भरूच कहते हैं, भरूच कहते हैं। और पूर्वी भारत का जो प्रमुख बंदरगाह था वो ताम्रलिप्ति था। यहाँ से कई बार ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है कि पूर्वी भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह है, तो ताम्रलिप्ति। उसके बाद मैग्नेस्थीज ने अपनी इंडिका में वर्णन किया कि
कि एग्रोनोमी नाम का एक अधिकारी होता था मौर्य प्रशासन में। इस एग्रोनोमी अधिकारी का कार्य क्या होता था, तो ये मार्ग निर्माण का कार्य करता था। जिस प्रकार से अभी जो है हाईवे बनाने वाले अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार से ये एग्रोनोमी था। ये मैग्निस्टीन ने अपनी इंडिका में इसका वर्णन किया है। और जिस प्रकार से वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था मौर्य काल का, उसी प्रकार से व्यापारिक जहाजों का निर्माण करना भी मौर्य काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है व्यापार था। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से कितनी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलाई जा रही थी। यही कारण था कि मौर्य साम्राज्य इतने बड़े पैमाने पर फैलता है और इतने अच्छे से सर्वाइव करता है। आगे देखें तो मौर्य काल में मुद्रा प्रचलित थी, और आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि पढ़ नाम की मुद्रा चलती थी। तो यहाँ पे जो प्रमुख मुद्रा थी वो करसापढ़ या पढ़ ही थी, जो कि चांदी की मुद्रा थी। तो करसापढ़, पढ़ और धारण ये चांदी की मुद्राओं के नाम थे। स्वर्ण और निष्क सोने की मुद्रा थी, और मासक और काकड़ी ये तांबे की मुद्रा थी। और हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जो मुद्रा थी वो आहत मुद्रा यानी पंचमार्क सिक्के चलते थे। अब आपने यहाँ तक अभी तक सामाजिक व्यवस्था में दासों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति को देखा, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को देखा, आपने व्यापारिक संगठनों पर आपने प्रकाश डाला, और मौर्यकालीन मुद्रा के संदर्भ में हमने बात की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मौर्यकालीन धर्म व्यवस्था की। तो आप जानते हैं कि जो संस्थापक थे मौर्य काल के यानी चंद्रगुप्त मौर्य, ये बाद में जैन मतानुयायी हो जाते हैं और ये श्रवण बेलगोला में जाकर के संथारा विधि से अपने प्राण को त्यागते हैं। तो इस प्रकार से जैन धर्म उस समय व्याप्त था। फिर उसके बाद आपने देखा कि आजीवक संप्रदाय के जो पिंगल वत्स थे वो बिंदुसार के दरबार में रहते थे। तो इस प्रकार से बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। और फिर बाद में देखते हैं कि अशोक जो है कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाता, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। तो बौद्ध धर्म भी व्याप्त था। लेकिन इन सभी धर्मों के बावजूद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, इन सभी धर्मों के बावजूद वैदिक धर्म यानी कि ब्राह्मण धर्म अभी भी प्रचलन में था। और इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी उच्च वर्ग के लोग ही पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन ब्राह्मण धर्म अभी भी पूर्ण रूप से व्याप्त था, जिसको हम वैदिक धर्म की भी संज्ञा देते हैं। तो आपने देखा कि मौर्य काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक धर्म थे। यहाँ तक कि आजीवकों के लिए अशोक ने और उसके पौत्र दशरथ ने कई सारे गुफाओं का निर्माण करवाया है। वो हम जब भवन और स्तंभ देखेंगे वहां पर बात करेंगे इसकी। तथा मूर्ति पूजा विद्यमान थी, और मूर्तियों का जो निर्माण करने वाले शिल्पी होते थे उनको देवता कारु कहा गया। और देव मूर्तियों का क्रय विक्रय होता था उस काल में। तो इस प्रकार से आप धार्मिक व्यवस्था देखेंगे तो ब्राह्मण धर्म तो हमेशा से ही व्याप्त था, और ये सनातन से चला ही आ रहा है। इसी के साथ में ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक धर्म भी इस काल के प्रमुख धर्म के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से मौर्य प्रशासन से संबंधित मौर्य काल की मुद्रा, मौर्य काल की धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने कोशिश की है कि आपको कोई कठिनाई ना हो। मैक्सिमम क्वेश्चन आप जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा आप बुक्स की भी हेल्प ले लीजिएगा। बाकी अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस खंड के बाद हम लोग तृतीय खंड पर जाएंगे, और तृतीय खंड में हम लोग देखेंगे कि अशोक के शिलालेखों की चर्चा करेंगे, वहाँ पर कुछ गुफाओं की, कुछ स्तंभ लेखों की चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से ये तृतीय खंड में ये चैप्टर खत्म होगा। इसको आप पेशेंस के साथ 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।